गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर 2 के अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वीबीटी थ्योरी है उसके ऊपर हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, आज के इस वीडियो में हम वीबीटी जो थ्योरी है उसके अंदर और कुछ जो पॉइंट्स जैसे कि सिग्मा बंध और पाई बंध कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, और इस वीबीटी जो वैलेंस बैंड थ्योरी है इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियोज में हमने बात की थी कि जो वीबीटी सिद्धांत होता है उसके अनुसार दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षक का निर्माण करते हैं, और उस समय जो परमाणु कक्षक होते हैं वो अपनी पहचान है वो अणु कक्षक के अंदर नहीं खोलते हैं। यानी वीबीटी सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु कक्षक होते हैं उसके बाद में जो अणु कक्षक बनते हैं अतिव्यापन के बाद, तो उन अणु कक्षक के अंदर परमाणु कक्षकों की जो पहचान है वो बनी हुई रहती है। इसके अलावा हमने बात की थी कि हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करके अणु कक्षक बनाएंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा इसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, दिशात्मक गुण होता है। यानी जो वीबीटी सिद्धांत होगा उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के कारण, दिशात्मक गुण के कारण जो बंध बनता है, संयोजी बंध, वो कैसा होता है? प्रबल बंध होता है, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उस समय उनके इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन जब होगा दो परमाणु अलग अलग कक्ष का, तब वे आपस में अतिव्यापन करके एनर्जी उनका विनिमय होगा, और उस एनर्जी विनिमय के थ्रू वे क्या बनाएंगे? परमाणु कक्षक से आणविक कक्षक बनाएंगे। उसके बाद फिर हमने आगे बात की थी कि जब इनमें ओवरलैपिंग होती है तो दो प्रकार के बंध बनते हैं, एक सिग्मा बंध बनता है और दूसरा पाई बंध बनता है। देखिए किस प्रकार से दो ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से पाई बंध और सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होगा। तो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। अतिव्यापन के दौरान दो प्रकार के बंध बनेंगे, सिग्मा बंध बनेगा और दूसरा पाई बंध बनता है। अब हम सिग्मा बंध की बात करें तो सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर जब दो परमाणु कक्षक आपस में समाक्षीय अतिव्यापन होता है, यानी वो अक्ष के थ्रू आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो उस अक्ष के थ्रू अतिव्यापन के दौरान जो बनने वाला बंध होता है वो कैसा होता है? सिग्मा बंध होता है। तो इसके अंदर टू हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो अक्ष के थ्रू आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो इस कंडीशन में सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होगा। और सिग्मा बंध जो होता है वो कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है, क्योंकि इसमें दोनों जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएंगे वो डायरेक्शन के थ्रू आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल, दिशात्मक होगा। सिग्मा बॉन्ड इज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस।
सिग्मा बंध होता है वो अनुनाद के अंदर भाग नहीं लेता है। सिग्मा बॉन्ड इज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट ए सिंगल बॉन्ड। अब जब किसी अणु के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है यानी केवल सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्री रोटेशन हो जाएगा यानी मुक्त घूर्णन के अंदर पॉसिबल होता है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल सो इट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है इस कारण से बंध भी कैसा होता है, प्रबल होता है। सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब ये जो सिग्मा बंध बनेंगे वो 4 प्रकार से ओवरलैपिंग होती है। पहला एसएस ओवरलैपिंग यानी एसएस अतिव्यापन, इसमें 2 हाफ फिट एस ऑर्बिटल जो होंगे, 2 अर्धपूरित एस कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू, तो इससे बनने वाला जो एसएस ओवरलैपिंग से बंद होगा वो सिग्मा बंध, एसएस ओवरलैपिंग सिग्मा बंध कहलाएगा। देखिए यहाँ पर H2 अणु की बात करें तो एक हाइड्रोजन परमाणु का ये 1s कक्षक हाफ फील्ड और दूसरे का 1s कक्षक हाफ फील्ड, ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है दोनों 1s और 1s, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हुए जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे H2 अणु का फॉर्मेशन होगा, तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एसएस ओवरलैपिंग से बनने वाला बंध एसएस ओवरलैपिंग सिग्मा बंध। इसी प्रकार से यदि एसपी ओवरलैपिंग की बात करें तो एक जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जिसके अंदर एस और दूसरा जिसके अंदर पी, जैसे एचएफ अणु की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन है उसका 2p ऑर्बिटल है। जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो इस प्रकार से s और p ओवरलैप के मध्य ओवरलैपिंग के दौरान जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसको हम sp ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तीसरा, बॉन्ड बिटवीन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp sp3 आपस में ओवरलैपिंग करें, या फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करें, या फिर sp3 sp2 या फिर sp3 sp। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में भी ओवरलैपिंग होती है, तो उससे बनने वाला जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो भी कैसा होता है, प्रबल होता है। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें एसिटिलीन की C2H2 के अंदर एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से, एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड है, तो उनके बीच में इस प्रकार से एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग के बाद sp sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसी प्रकार से pp, एक p ऑर्बिटल है दूसरा p ऑर्बिटल, जैसे Cl2 अणु है, एक क्लोरीन है उसका p ऑर्बिटल और दूसरा जो क्लोरीन है उसका p ऑर्बिटल, उनके बीच में अगर एक्सिस के थ्रू pp ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो इस प्रकार से pp ओवरलैपिंग के थ्रू भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें समाक्षीय अतिव्यापन के दौरान एसएस ओवरलैपिंग या फिर एसपी ओवरलैपिंग या फिर हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग या फिर पीपी ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। और सिग्मा बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, अनुनाद के अंदर भाग नहीं लेता है, स्ट्रॉन्ग है, सिंगल है तो उसमें फ्री रोटेशन भी होता है। इस प्रकार से सिग्मा जो बॉन्ड होता है उसके बारे में आप लिख सकते। अब नेक्स्ट अपन बात करें पाई बॉन्ड की, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो हमेशा 2 हाफ फीट जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है और उसको लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत वीक होता है क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है उसका ऑर्बिटल्स का कुछ पार्ट ही ओवरलैप होता है, यानी उसमें जो अतिव्यापन क्षेत्र है वो बहुत ही कम होता है। इस कारण से जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है।
इसके अलावा अगर जो पाई बंध है वो नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए किसी भी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो इस पाई बंध के द्वारा अपन निर्धारित नहीं करते हैं, जबकि सिग्मा बंध के द्वारा उस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो हम निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाई बंध होता है वो रेजोनेंस के अंदर भाग लेता है और प्योर या फिर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बंध के अंदर भाग लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से पाई बंध का फॉर्मेशन होगा। देखिए जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बंध की बात करें तो ये बॉन्ड टू आप फिर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके सम पार्श्विक गति व्यापन से बनता है। जैसे एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये जब इसके संपर्क में आता है तो इसमें कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। अक्ष के थ्रू अति व्यापन नहीं होता है, कुछ ही सिरा इस पी ऑर्बिटल का आधा ये और आधा नीचे वाला संपर्क में आएगा। तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बंध होता है कोलेटरल ओवरलैपिंग यानी सम पार्श्विक गति व्यापन से बनने वाला बंध होता है, वो कैसा बंध कहलाता है? पाई बंध कहलाता है। और इसके अंदर अतिव्यापन क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इसलिए सिग्मा बंध की तुलना में क्या होता है? दुर्बल होता है। और हमेशा पाई बंध सिग्मा बंध के साथ ही बनता है, तो सिग्मा बंध के साथ पाई बंध उपस्थित होने के कारण अणु के अंदर फ्री रोटेशन, अब इसके अंदर मुक्त घूर्णन है वो संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल है, इसलिए मोर रिएक्टिव होगा, इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, इजीली ब्रेक हो जाता है। और जो पाई बंध होगा वो आगे रेजोनेंस के अंदर भी अनुनाद के अंदर भाग लेता है। इसके अलावा नॉन डायरेक्शनल है, यानी इसमें दिशात्मक गुण नहीं होता है। तो देखिए मैंने ये लिखा है कि पाई बॉन्ड है द बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज लैटरल ओवरलैपिंग एज नॉन एज पाई बॉन्ड, यानी जिसके अंदर समपार्श्विक अतिव्यापन से साइड वाइज ओवरलैपिंग से अतिव्यापन से बंध बनता है उसको पाई बंध कहा जाता है। लैटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियली, लैटरल जो ओवरलैपिंग पार्शियली जो अतिव्यापन होता है साइड के अंदर, सो बॉन्ड्स आर वीकर, तो वो बंध कैसा होगा? दुर्बल होगा एंड हेंस मोर रिएक्टिव देन सिग्मा, और वो सिग्मा बंध की तुलना में क्या होता है? प्रबल रिएक्टिव। यहाँ देखिए एक पी जेड ऑर्बिटल है और दूसरा पी जेड पी वाई, और ये दूसरा पी वाई। अब इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह से दोनों जब पास पास में आएंगे और कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी, तो इसका देखिए आप कुछ ही पार्ट जो कि अतिव्यापन के अंदर आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की लेयर होगी एक भाग ऊपर की तरफ और दूसरा भाग नीचे, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर एक लेयर ऊपर की तरफ दूसरी लेयर नीचे की तरफ पी ऑर्बिटल के रूप में प्रेजेंट होगी। तो इस प्रकार से पाई बंध का फॉर्मेशन होगा। फ्री रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सिग्मा बंध के साथ में बनता है, इसलिए मॉलिक्यूल के अंदर फ्री रोटेशन नहीं होगा। पाई बंध इज वीकर देन सिग्मा बंध, सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल होता है, और इसमें जो बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस होता है सिग्मा और पाई बंध के बीच में 63.5 किलो जूल या फिर 15 किलो कैलोरी प्रति मोल ना इनके बीच में डिफरेंस रहेगा, यानी ये पाई बंध की तुलना में सिग्मा बंध होगा वो ज्यादा प्रबल होगा। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल सो डू नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। पाई बंध कभी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल है उसकी संरचना है वो डिटरमाइन नहीं करता, उसकी ज्यामिति निर्धारित नहीं होती पाई बंध से, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है। और पाई बंध टेक्स प्लेस पार्ट इन रेजोनेंस, ये अनुनाद के अंदर भाग लेता है। पाई बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर और हाइब्रिड या फिर संकेत कक्षक, जो शुद्ध कक्षक होते हैं उनके द्वारा पाई बंध का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से यदि आपको सिग्मा बंध और पाई बंध के बीच में डिफरेंस पूछे तो आप दोनों के अंदर डिफरेंस यानी अंतर है वो लिख सकते हैं। ये था वीबीटी सिद्धांत, जिसके अंदर
सिग्मा बंध और पाई बंध का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आगे हम बात करेंगे वीबीटी सिद्धांत की लिमिटेशन, इसकी कमियां क्या रह गई आगे, जो कि एमओटी सिद्धांत आगे दिया गया जिससे इसकी कमियों को पूरा किया गया। तो यहाँ पर जो वीबीटी सिद्धांत था उसकी मेन जो कमियां थी, इसकी जो लिमिटेशन थी, उसमें यह था कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उसको हम वीबीटी सिद्धांत से नहीं समझा सकते कि उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पर वीबीटी सिद्धांत के अनुसार तो दो परमाणु अक्सर एक एक अपना इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं ऑपोजिट स्पिन के अंदर, और उसके बाद में सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं उपसहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उसके अंदर एक परमाणु दाता होता है और दूसरा ग्राही होता है। दाता और ग्राही परमाणु के बीच में जो बंध उपसहसंयोजक बनता है, तो इस को इन्होंने वीबीटी जो सिद्धांत है कि उपसहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं उसके बारे में ये व्याख्या नहीं करता। दूसरी इसकी लिमिटेशन है कि जो O2 अणु है और B2 अणु बोरॉन है और O2 होता है, B2 और O2 बोरॉन और ऑक्सीजन, ये अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है पैरामैग्नेटिक होती है, अनुचुंबकीय होती है। तो ये वीबीटी सिद्धांत के अनुसार इसको अपन नहीं समझा सकते कि ये अनुचुंबकीय प्रकृति के क्यों होते हैं। तीसरा है कि कुछ अणु जैसे कि नाइट्रोजन N2 है, CO है, ये अति स्थायी क्यों होते हैं, तो इसके स्थायित्व के बारे में ये नहीं समझाता। इसके अलावा ये सिद्धांत विषम नाइट्रोजन अणु जैसे कि NO है, NO2 है या फिर H2+, He2+, हीलियम आयन है, हाइड्रोजन अणु का आयन है, ये कैसे बनते हैं इसको नहीं समझा सकता। और अंतर्धात्विक यौगिकों के बीच में जो बंधन की प्रकृति होती है, धातु धातु परमाणु के बीच में बंध कैसे बनता है इसको नहीं समझा सकता। और कुछ इलेक्ट्रॉन न्यून जो अणु होते हैं उसमें बंध की प्रकृति होती है उसको भी नहीं समझा सकता। और किसी भी सहसंयोजी बंध में आयनिक गुण की जो प्रतिशतता होती है उसकी जानकारी सिद्धांत से प्राप्त नहीं होती। तो ये इसके अंदर वीबीटी सिद्धांत की मुख्य सीमाएं हैं। मैंने यहाँ पर जो वीबीटी सिद्धांत की क्या क्या लिमिटेशन है उसको लिख दिया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में साझे के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो केवल एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है, जो इस थ्योरी से नहीं समझते। मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसमें केवल एक ही एटम होता है जो बॉन्डिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है वो देकर के बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको हम वीबीटी सिद्धांत से नहीं समझ सकते। इसके अलावा जो O2B2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, अनुचुंबकीय जो उसका व्यवहार होता है उसको क्यों दर्शाते हैं, तो ये वीबीटी सिद्धांत से हम नहीं बता सकते। N2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, तो इसको भी हम वीबीटी सिद्धांत से नहीं समझा सकते। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो विषम इलेक्ट्रॉन अणु वाले NO NO2 है या फिर आयंस H2+ है, He2+ है, इनका स्थायित्व कैसे होता है या ये कैसे आयन बनते हैं, तो इनका बनना ये वीबीटी सिद्धांत से अपन नहीं बता सकते। इंटरमेटालिक जो कंपाउंड होते हैं, अंतर्धात्विक जो यौगिक होते हैं, उसमें बॉन्डिंग की प्रकृति क्या होती है इसको हम वीबीटी से नहीं समझ सकते। और जो कंपाउंड्स होते हैं कुछ कलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, रंग दर्शाते हैं, तो इसकी व्याख्या भी हम वीबीटी सिद्धांत से नहीं कर सकते। और किसी कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक प्रॉपर्टी होती है, 100% जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो प्योर नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक प्रॉपर्टी होती है, आयनिक प्रतिशतता होती है, जो कि ये वीबीटी सिद्धांत से नहीं बता सकते। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर इसका वीबीटी सिद्धांत के मुख्य बिंदु और
इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं, इस पर सवाल पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।